अभी हम बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं अपक्षय और अपर्दन के बारे में हमने पढ़ा था और इसका कुछ बचा हुआ पार्ट जो है उसको हम अभी देख रहे हैं। तो अपक्षय के जो कुछ प्रकार हैं उसमें दिए हुए हैं तो अपक्षय में, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि अपक्षय में गति शामिल नहीं रहती। अपक्षय में चट्टान चूर्ण जो है वो अपने स्थान पर ही रहता है या अपने स्थान पर ही टूटता फूटता रहता है और इसमें यद्यपि बहुत कम गति हो सकती है, ढाल के सहारे अगर अपक्षयित पदार्थ, टूटा हुआ पदार्थ खिसक कर नीचे चला जाता है तो इसको हम अपर्दन में शामिल नहीं करते, यह अपक्षय की क्रिया ही होती है। और इस प्रकार से अपक्षय के द्वारा जो चट्टान चूर्ण टूटता रहता है वह ढाल के सहारे नीचे खिसककर तलहटी में जमा हो जाता है, इसको हम टाल्स कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार की गति होती है जिनको इसमें 3 प्रकार से सामूहिक स्थानांतरण या वृहत क्षरण या मास ट्रांसलोकेशन को विभाजित किया जा सकता है। यानी सामूहिक स्थानांतरण जो मलबा है वो स्वतः ढाल के सहारे स्थानांतरित होता है, खिसकता रहता है। इसमें 3 प्रकार की गतियाँ होती है। एक है मंद गति या सामूहिक स्थानांतरण, यानी जिसमें जल की नमी कम मात्रा में होने के कारण यह मंद गति से होता है। इसके निम्न रूप हैं भूमि सर्पण या सोलिफ्लक्शन, सेल सर्पण या रॉक क्रीपिंग, टाल सर्पण या टाल स्क्रीप एवं मृदा सर्पण या सोइल क्रीप, ये शामिल है इसमें। इसके अलावा दूसरा होता है तीव्र गति सामूहिक स्थानांतरण। तो जल के प्रचुरता होने पर इसके कई रूप हैं, जैसे भूमि वाह या अर्थ फ्लो, पंख वाह या मड फ्लो और चादर वाह या सीट वॉश आदि। और नदी घाटियों की दीवारों पर खिसकते पंख वाह को देखा जा सकता है। तो नदी घाटियों की जो दीवारें होती है उस पर पंख वाह हम देख सकते हैं, यानी जो मलबा है वो अधिक जल के कारण से नीचे की ओर स्थानांतरित होता रहता है। तीसरी जो गति है उसमें अत्यधिक तीव्र सामूहिक स्थानांतरण है। तो इसके लिए जल की नमी का होना आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े शिलाखंड गुरुत्व बल के कारण से अचानक गिरने लगते हैं। इसके अंतर्गत भूमि स्खलन या लैंड स्लाइड, सेल स्खलन या डिब्रीज स्लाइड और मलबा पात या डिब्रीज फॉल तथा अवपातन या स्लंप की प्रक्रिया शामिल की जाती है। तो यानी इसमें जल का होना आवश्यक नहीं है। गुरुत्व बल के कारण तेजी से बड़े बड़े शिलाखंड टूटकर नीचे गिरते हैं, जिनको हम इस वर्ग में शामिल करते हैं, जैसे लैंड स्लाइड है या इसी प्रकार का इसका शैलपात बोलते हैं, जिसको चट्टान के बड़े बड़े खंड टूट करके नीचे गिरते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। अब ये टेबल के अंदर कुछ प्रक्रियाएं दी हुई है, जिसमें गिरना या फॉल, लर्जना या टोपाल, सर्पण या स्लंप, स्खलन या स्लाइड, प्रवाह या फ्लोज। इसमें जैसे शैल का होता है, शैल सर्पण होता है, शैल स्खलन होता है। ये कुछ दिए हुए हैं PDF के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। और अभी हम देखते हैं नदी के कार्य एवं स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि नदी होती क्या है। धरातल के ऊपर जल का गुरुत्व बल के सहारे एक निश्चित मार्ग में जब प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तो ऐसी जल की राशि को हम नदी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यानी नदी में नियमित प्रवाह होना चाहिए। नियमित मतलब एक पथ के सहारे। मौसमी प्रवाह इसमें यद्यपि अवरुद्ध हो सकता है या मौसम विशेष में नदी सूख सकती है, लेकिन नियमित रूप से एक ही पथ में जल का जब प्रवाह होना लग जाता है गुरुत्व बल के सहारे या ढाल के सहारे, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम नदी के नाम से जानते हैं। नदियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे एक तो स्थायी सरिता होती है जिसमें कि वर्ष भर पानी बहता रहता है, और दूसरी आंतरायिक सरिता या इंटरमिटेंट स्ट्रीम कहते हैं इसको। तो ये एक प्रकार से मौसमी जलधारा होती है, जिसमें मौसम विशेष में जैसे वर्षा का मौसम है तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जल आ जाता है, लेकिन जब वर्षा नहीं हो रही होती है तो इसमें पानी सूख जाता है। तो इस प्रकार से ये इंटरमिटेंट रिवर होती है, एक प्रकार से आंतरायिक सरिता या मौसमी सरिता इसको हम जानते हैं। तीसरी होती है अल्पकालिक सरिता। तो इसमें भी
थोड़े समय के लिए जल का प्रवाह होता है। सॉरी, आंतरायिक जो सरिता जो होती है ये मौसमी होती है, लेकिन ये जल के भूमिगत होने पर सूख जाती है, यानी कुछ दूरी तक ये प्रवाहित होती है और इसके पश्चात जब जल भूमिगत हो जाता है तो ये सूख जाती है या आगे के मार्ग में इसमें पानी नहीं बहता है। तो इस प्रकार की जो नदी होती है इसको हम इंटरमिटेंट रिवर या आंतरायिक सरिता कहते हैं। और जो अल्पकालिक सरिता या जो मौसमी नदी है उसमें मौसम विशेष में पानी बहता है और ये बाकी किसी मौसम में सूख भी सकती है। तो जैसे वर्षा काल में पानी आ जाता है और सूखे मौसम में ये सूख जाती है। अब नदी के कार्य हैं, तो देखिए नदी के कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक अपरदनात्मक कार्य, दूसरा परिवहनात्मक कार्य और तीसरा निक्षेपात्मक कार्य। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नदी का अपरदनात्मक कार्य। सीधी सी बात है, नदी गुरुत्वीय बल के सहारे बहती है, तो ढाल जितना तेज होता है उतना ही नदी का प्रवाह तेज होता है। और जैसा कि हमें विदित है, हमने देखा है कि बहता हुआ जल अपरदन का कार्य करता है, यानी नदी जो है वो जब बहती है तो वो अपरदन करती है। और अपरदन कितना करेगी, किस सीमा तक करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नदी के जो तल की चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है। यहाँ यानी जहाँ नदी बह रही है वो चट्टान बहुत ही सॉफ्ट है या बहुत ही हार्ड है, किस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, वो फोर्स है अथवा एपोर्स है। और इसके अलावा नदी का वेग कितना है, और वेग किस बात पर डिपेंड करेगा कि नदी का ढाल कितना है, नदी का जो तल है उसका ढाल कितना है और इसमें जल की मात्रा कितनी है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के ये डिसाइड करेगी कि नदी का वेग कितना होगा। और नदी का वेग जो है वो ही अपरदन को डिसाइड करेगा कि नदी कितनी मात्रा में अपरदन करेगी। तो इस प्रकार से अगर नदी का वेग अधिक होगा और चट्टान कोमल होगी तो अपरदन अधिक होगा, लेकिन अगर चट्टान सॉफ्ट न होकर के कठोर चट्टान होगी तो अपरदन कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इस प्रकार से नदी जो है वो अपरदन का कार्य करती है। इसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे एक तो गोलीकरण होती है, यानी कुछ पदार्थों को नदी का जल जो है वो अपने साथ में घुला लेता है और घुला करके उनको मूल शैल से अलग कर लेता है। इस क्रिया को गोलीकरण की क्रिया कहते हैं। दूसरे प्रकार की क्रिया होती है अपघर्षण या एब्रेजन की क्रिया होती है। अपघर्षण का मतलब होता है नदी के साथ में चल रहे अपरदनकारी जो टूल्स होते हैं वो चट्टान को नीचे से खुरचते हुए चलते हैं, खुरचते हुए और उनको यानी उसका अपरदन करते हुए चलते हैं। तो ऐसे इस क्रिया को अपघर्षण या अब्रेजन के नाम से जानते हैं। एक और क्रिया होती है शनिघर्षण या एट्रिशन। तो जो शनिघर्षण की क्रिया है उसमें जब नदी के साथ चलने वाले अपरदनकारी टूल्स जैसे कंकड़ पत्थर और रेत के कण जो है वो नदी के साथ में चलते रहते हैं, ये परस्पर टकरा करके और छोटे होते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं। तो इस अपरदन की क्रिया को शनिघर्षण की क्रिया कहते हैं। जलगति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि जब नदी का पानी बिना किसी कारक की सहायता से या बिना किसी अपरदनकारी कारक की सहायता से सीधा ही किसी चट्टान से टकरा करके उस चट्टान को तोड़ देता है या उसको 1-2 बार टकरा कर कमज़ोर कर देता है और उसके बाद में उस चट्टान को तोड़ देता है, तो ऐसी क्रिया को हम हाइड्रोलिक एक्शन या जलगति क्रिया के नाम से जानते हैं। यानी इसमें अपरदन के लिए केवल नदी के वेग का ही योगदान रहता है, न कि किसी अन्य अपरदनकारी कारक का या किसी कंकड़ पत्थर का योगदान इसमें नहीं रहता। अब देखते हैं नदी के अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित कुछ स्थल रूप देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोर्ज, कैनियन और वी शेप वैली। इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे, यानी गोर्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी, तीनों को एक साथ ही हम देखेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब नदी बहती है तो उसके बीच का जो भाग है वहाँ अपरदन की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वहाँ जल भी अधिक होता है। जल की जो राशि अधिक होने के कारण वहाँ अपरदन की क्रिया अधिक कार्य करती है। तो बीच के भाग में सबसे ज़्यादा अपरदन होता है और किनारे वाले भागों की ओर क्रमशः अपरदन कम होता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नदी की जो घाटी है वी आकार की बन जाती है, यानी नदी एक ऐसी शेप का निर्माण करती है जो कि देखने में कुछ अंग्रेजी के अक्षर वी से मिलती जुलती है। और इस प्रकार क्या करती है कि वर्षा होने के पश्चात कहीं धाराएं बहती है या छोटी छोटी धाराएं बहती है, उनमें भी हम इस प्रकार की आकृति देख सकते हैं। या जल का प्रवाह कहीं भी होता है तो हम इस प्रकार की आकृति देख सकते हैं। इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं वी शेप वैली या वी आकार की घाटी। अब लगातार घाटी गर्तन या घाटी के गहरा होने के क्रम में
कई बार अपर्दन इतना अधिक हो जाता है गहराई की ओर कि नदी अपनी घाटी को बहुत ज़्यादा गहरा कर लेती है, इतना गहरा कर लेती है कि उसके आसपास के जो किनारे हैं वो लगभग खड़े नज़र आते हैं, यानी वो एकदम वर्टिकल हो जाते हैं। पहले ढलुआ होते हैं लेकिन अधिक अपर्दन के कारण से एकदम वर्टिकल या लंबवत हो जाते हैं, दो दीवारें एकदम खड़ी दिखाई देती है। और उसके अंदर जब नदी बहती है तो बहुत ही धारा के रूप में दिखती है। और ये खड़े किनारे वाले जो इस प्रकार की घाटी होती है इसको बोलते हैं गोर्ज। अब अगर और अधिक अपर्दन होता है तो घाटी इतनी गहरी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और इसके किनारे जो हैं वो यानी इसकी गहराई की तुलना में इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, नए के बराबर होती है इसकी चौड़ाई। और इसके अंदर से घाटी के अंदर से बहती हुई नदी जो है वो इस धागे के समान दिखाई देती है, इतनी गहरी हो जाती है। ये कई बार 5-5 हज़ार मीटर तक भी गहरी हो जाती है। जैसे ग्रांड कैनियन है यूएस में, कोलोराडो नदी का, कोलंबिया नदी का ग्रांड कैनियन है। तो इस प्रकार से जब ये बहुत ही गहरी इस तलाकृति बन जाती है तो ऐसे आकृति को बोलते हैं कैनियन के नाम से जानते हैं। तो कैनियन और गोर्ज व्याकार की घाटी के परिवर्ती रूप हैं। तो इस प्रकार गोर्ज, कैनियन और व्याकार की घाटी के बारे में हमने देखा। अभी हम देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात एक्चुअली क्या होता है कि जब नदी का जल किसी खड़े किनारे से या किसी तीव्र क्लिफ से एकदम नीचे गिरता है तो वहाँ एक अद्भुत सा दृश्य देखने को मिलता है। जल जब तेजी से नीचे की ओर गिरता है, खड़े किनारे खड़े ढाल से नीचे गिरता है तो इस प्रकार की आकृति को हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। और जलप्रपात जो है वो आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्व के होते हैं क्योंकि यहाँ टरबाइन लगा करके और विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो ये जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात से मिलती एक आकृति होती है क्षिप्रिका। क्षिप्रिका क्या होती है कि जलप्रपात से ऊपर या नीचे, यानी जलप्रपात से ऊपर की ओर या नीचे की तरफ छोटी छोटी यानी प्रपात के सदृश आकृति होती है जिनको प्रपाती भी कहते हैं। प्रपाती या क्षिप्रिका के नाम से जानते हैं। तो यानी इसमें यद्यपि खड़े डाल से पानी नीचे गिरता है लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरता कि हम इसको प्रपात बोल सकें। तो इस प्रकार से तेजी से दौड़ के पानी वहाँ से गुजरता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम क्षिप्रिका के नाम से जानते हैं। आगे है जल गर्तिका या पोर्ट होल, यानी चट्टानी बाग के जल में घुलने पर नदी मार्ग में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। जब छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं नदी के मार्ग में तो ऐसे गड्ढों को हम जल गर्तिका के नाम से जानते हैं। अपनति कुंड यानी प्लंग पूल, ये क्या होता है, जलप्रपात के नीचे जब जल तेजी से नीचे गिरता है तो जलप्रपात के नीचे एक गड्ढे सदृश आकृति बन जाती है जिसको हम अवनमन कुंड के नाम से जानते हैं। नदी वेदिका, रिवर टेरेसेज। नदी वेदिका क्या होती है कि जब नदी ने अपने वी आकार की घाटी बना ली इसके पश्चात नदी अपने मार्ग से बह रही है लेकिन अचानक से समुद्र जल में परिवर्तन होने से नदी का जब वेग बढ़ जाता है तो यह अपनी घाटी को और अधिक गहरा करने लगती है। तो जो पूर्व में निर्मित घाटी है उस घाटी के अंदर एक और नई घाटी बना लेती है और इस पुराने वाली और नई वाली घाटियों को स्पष्टतः पृथक किया जा सकता है। तो ऐसी जो आकृति बनती है ऐसी आकृति को हम नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। अब है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान या टेरेसेस बेंचेज जो हैं वो संरचना के कारण बनते हैं। यद्यपि नदी वेदिका के जैसे ही होते हैं ये, लेकिन ये संरचना विशेष के कारण बनते हैं। जैसे कोमल और कठोर चट्टान अगर क्रमशः होती है तो नदी का पानी कठोर चट्टान को काट नहीं पाता लेकिन कोमल चट्टान को काट लेता है। तो इस प्रकार से नदी के घाटी के जो दोनों किनारे होते हैं वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ सदृश आकृति बन जाती है तो देखने में सीढ़ियाँ सी लगती है। तो यानी ये कोमल और कठोर संरचना के क्रमशः होने के कारण बनती है। इस प्रकार से निर्मित आकृतियों को हम संरचनात्मक सोपान के नाम से जानते हैं। क्षिप्रिका के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ। और अभी है नदी विसर्प या मियंडर। नदी विसर्प क्या होते हैं कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नदी कुछ बल खाती हुई या लहरदार मार्ग में प्रवाहित होती है, इसमें मोड़ पड़ जाते हैं क्योंकि जब नदी चलती है तो इसमें मतलब बीच में कुछ अवरोध आते हैं जिसकी वजह से इसमें कुछ मोड़ बन जाते हैं और कालांतर में ये मोड़ बड़े होते जाते हैं और बड़े होते होते ये इतने बड़े हो जाते हैं कि नदी का पानी घुमावदार पथ से बहने लगता है।
इन घुमावदार पथों को रिवर मियांडर के नाम से जानते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक स्थलाकृति है। जब रिवर मियांडर जो हैं या विसर्प जो हैं उनमें मोड़ बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ पड़ने के बाद नदी सीधे पथ से प्रवाहित होने लगती है कई बार, यानी उस मोड़ को छोड़कर और सीधे पथ से अपना मार्ग बना लेती है। तो जो मोड़ जो बचा हुआ भाग है उसको हम गोकुड़ झील या छाड़न झील के नाम से जानते हैं। ये छाड़न झील जो है वो गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसको गोकुड़ झील भी कहते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई आकृति है गोकुड़ झील। और ध्यान देने वाली बात है कि जो विसर्प जो हैं ये केवल अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है, अभी तो इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों का हाथ रहता है और ये नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली आकृति है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।